अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल रेड हॉक के 5वें हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ाह, फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इमरान को मिसाइल के साथ गुब्बारे नुमा लिबास में बंधा और इसे फिजा में परवाज करते देखा तो रेड हॉक की आंखें हैरत से चौड़ी होकर रह गई थीं। मिसाइल से रेड डॉल्मन में गिरा था और रेत में धंस गया था। फुटबॉल जैसा बड़ा गुब्बारा भी रेत से टकराकर चंद लम्हे उछलता रहा। फिर चंद लम्हों बाद इस गुब्बारे से जैसे हवा निकल गई और रेड हॉक ने इमरान को देखा, जो कंधे से बैग उतार कर इसमें से असला निकाल रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये इमरान है या जादूगर? मिसाइल के साथ खुद को बांध कर आना और इस कदर बुलंदी से गिर कर भी उसका महफूज रहना, ये कैसे मुमकिन है? कैसे? रेड हॉक ने आंखें फाड़ते हुए कहा। चीफ ये रेड डॉल्मन में आ गया है और ये हैरत अंगेज तरीके से कमांडर हॉर्डोस और उसकी फोर्स को कम से कम 70 किलोमीटर पीछे छोड़ाया है। सामने स्क्रीन के साइड में मौजूद फिगर्स देखते हुए रेड हॉक से कहा, और ये देखो कि ये इसराइल के दाखिली पट्टी से कितनी दूर है। रेड हॉक ने होंठ चुबाते हुए कहा तो सामने फौरन मशीन में चंद बटन प्रेस किए तो स्क्रीन पर मौजूद फिगर्स बदल गए। ये इसराइल से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है चीफ। इस तरफ ये मौजूद है, इससे 3 किलोमीटर के फासले पर सरहदी हिस्सा है। साइम ने कहा, औरस ये में तो फ़लस्तीनी मौजूद है। अगर ये वहाँ दाखिल हो गया तो वहाँ उन्हें फ़लस्तीनियों का साथ भी मिल जाएगा और उसके लिए इसराइल में दाखिल होना और भी आसान हो जाएगा। शायद ये फ़लस्तीनियों की मदद से हॉक फोर्स का मुकाबला करके अपने साथियों को भी यहाँ लाने का प्रोग्राम बना रहा है। रेड हॉक ने कहा, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ता जा रहा था। यस चीफ, इसे हर हाल में और इसमें जाने से रोकना होगा, और इसमें खालिद बिन यूसुफ सरदार है, वो किसी भी सूरत में इन्हें हमारे हवाले नहीं करेगा। साइम ने फौरन कहा, खालिद बिन यूसुफ? अगर उसने इन एजेंटों को अपने पास पनाह दी तो मैं उसे और उसके सारे कस्बे को फना कर दूंगा। रेड हॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने फौरन जेब से अपना मखसूस सेल फोन निकाला और ट्रांसमीटर ऑन करके कमांडर हॉर्डोस को हिदायत देने लगा। उसने कमांडर हॉर्डोस को सख्ती से हिदायत दी थी कि वो फौरन अपनी फोर्स को सरहदी पट्टी पर वापस लाए और पूरी कुव्वत से इमरान और उसके साथियों पर हमला कर दे। इमरान ने अपनी रिस्ट वॉच का एक बटन प्रेस किया तो अचानक वो स्क्रीन से गायब हो गया। उसे स्क्रीन से गायब होता देखकर न सिर्फ साइन बल्कि रेड हॉक भी चौंक पड़ा। ये क्या? ये इमरान कहाँ गायब हो गया है? वो स्क्रीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा? रेड हॉक ने चीखते हुए कहा। उसे ब्लैक डिवाइस ऑन कर ली है चीफ। इस डिवाइस की वजह से हम उसे किसी भी रॉडर या सेटेलाइट से चेक नहीं कर सकते, साइम ने कहा। ओह, इमरान हद से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ब्लैक डिवाइस की वजह से तो इससे टेलीस्कोप और सबमरीन के रॉडर स्क्रीनें भी नहीं देख सकेंगी, रेड हॉक ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। यस चीफ, लगता है इमरान यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया है, साइम ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, मैं इमरान को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो इसराइल में कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। वो हमारी नज़रों से ओझल होकर कस्बा और्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मैं कमांडर हॉर्डोस से बात करता हूँ। वो सबमरीन में मुसल्लह अफराद को यहाँ भेजेगा तो इमरान उनकी नज़रों से कभी नहीं बच सकेगा, रेड हॉक ने कोसीले लहजे में कहा। अगर आप कहें तो मैं सहरा जॉर्डन में उसके साथियों को चेक करूं, साइम ने कहा। हाँ, जल्दी करो, कहीं वो भी इसकी तरह यहाँ आने की तैयारी तो नहीं कर रहे, रेड हॉक ने कहा तो साइम ने सर हिलाकर फौरन मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और एक डायल घुमाने लगा। स्क्रीन का मंजर बदला। स्क्रीन पर एक बार फिर सहराए जॉर्डन का मंजर उभर आया। स्क्रीन पर इमरान के साथियों ने अपने बैगों में से आले निकाल लिए थे। वो एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। चीफ, ये तो हर तरह से मुसल्लह है। अगर उन्होंने हमारी फोर्स पर हमला कर दिया तो फिर, साइम ने कहा। हॉक फोर्स का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है, इन्हें यहीं पीस कर रख देंगे, रेड हॉक ने कहा। यस चीफ, साइम ने कहा और फिर अचानक उन्होंने इमरान के साथियों को ठिठक कर रुकते देखा। इमरान का एक साथी रिस्ट वॉच देखने लगा था। चंद ही लम्हों बाद उन्होंने इमरान के साथियों को रेत में छुपते देखा तो रेड हॉक के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। अब छुप रहे हैं बुज़दिल चूहे, रेड हॉक ने कड़ाते हुए कहा। रेत में छुपकर ये समझ रहे हैं कि हॉक फोर्स से बच जाएंगे। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि हॉक फोर्स के पास ऐसे सर्च आलात है कि अगर ये रेत की गहराई में भी दफन हो जाएं तब भी वो इन्हें साइंस से ट्रेस कर लेंगे, सामने कहा। और फिर अचानक आसमान पर 2 गनशिप हेलीकॉप्टर नमूदार हुए। इन हेलीकॉप्टरों को देखकर रेड हॉक के चेहरे पर कदरे सुकून आ गया। हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर थे, मगर आगे जाकर वो पलटे और फिर नीचे परवाज करते हुए तेजी से इस तरफ बढ़ने लगे जहां इमरान के साथी रेत के नीचे छुपे हुए थे।
दूसरे लम्हे उन्होंने गनशिप हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से शोले निकलते और रेत में गोलियों की लहरें बनती देखी। हेलीकॉप्टर मुसलसल फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हेलीकॉप्टर एक खास अंदाज में लहराते हुए गोलियां बरसा रहे थे। उनके गोलियां बरसाने का अंदाज ऐसे था कि रेत के नीचे छुपे हुए इमरान के साथी किसी भी तरह इन गोलियों से बच नहीं सकते थे। जो इमरान के साथी गनशिप हेलीकॉप्टर की फायरिंग रेंज में आते जा रहे थे, रेड हॉक के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर रेड हॉक ने गनशिप हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से निकलने वाली गोलियां एन उस जगह पड़ती देखी जहां इमरान के साथी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर दाएं बाएं हो गए थे और मुसलसल इमरान के साथियों पर फायरिंग कर रहे थे। इससे पहले कि वो मजीद देखते, अचानक स्क्रीन पर धमाका सा हुआ और स्क्रीन तारीक होती चली गई। ओह, ये क्या हो गया? ये स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई है? रेड हॉक ने गरजते हुए कहा। मैं देखता हूँ, सैम ने बौखला कर कहा और उसने जल्दी जल्दी मशीन के बटनों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में स्क्रीन तो ऑन होगी, मगर इस पर कोई मंजर नहीं उभर रहा था। ये क्या कर रहे हो? नॉनसेंस, जल्दी करो, रेड हॉक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीफ, सैम ने घबराने हुए लहजे में कहा। उसने कई बटन प्रेस किए, डायल घुमाए, मगर स्क्रीन पर कोई मंजर न उभरा। फिर अचानक स्क्रीन पर नो व्यू और नो सिग्नल के अल्फाज उभर आए। ये देख के रेड हॉक ने गुस्से से होंठ भींच लिए। सॉरी सर, मेन सैटेलाइट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मशीन इस टेक्निक की फॉल्ट की वजह से कोई सिग्नल मौसूल नहीं कर पा रही, सैम ने डरते डरते कहा। इस सैटेलाइट से आज ही राब्ता टूटना था, रेड हॉक ने कहा। सेलफोन उसके हाथ में था। उसने फौरन कमांडर को कॉल करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से उसे कोई रास्ता न मिला। ये क्या हो रहा है? कमांडर होडोस में कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? रेड हॉक ने गुस्सैले लहजे में कहा। चीफ, हमारे सैटेलाइट में इन दिनों एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, जिस वजह से हर तरह की सर्विस वक्ती तौर पर मुअत्तल हो गई है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बाज़ औक़ात ट्रांसमीटर सिग्नल्स भी मौसूल नहीं होते, साइम ने कहा। किस वजह से टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो रहा है? रेड हॉक ने होंठ चबाते हुए कहा। इसकी ज्यादा वजह फिजाई आलूदगी है चीफ, और जब एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के नज़दीक आ जाता है तब भी नशरियाती तौर पर ऐसा खलल हो जाता है। खला में हमारे लिए बेशुमार नेटवर्क कर रहे हैं जो अमूमन एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं, साइम ने कहा। सैटेलाइट सेंटर से राब्ता करो और मालूम करो नशरियाती फॉल्ट कब तक वर्किंग पोजीशन में आएगा, रेड हॉक ने कहा। यस चीफ, साइम ने कहा तो रेड हॉक को सीधे से मुंह बनाता हुआ कंट्रोल रूम में से निकल आया। चल लम्हों बाद वो एक मखसूस ऑफिस में गया। वो बार बार अपने सेल फोन को देख रहा था जिस पर मुसलसल नो सर्विस का अल्फाज उभर रहे थे। हमारा सैटेलाइट सिस्टम भी नकारा होता जा रहा है। हुकूमत इस हिस्से में न जाने क्या करती फिर रही है, रेड हॉक ने गुस्सैले लहजे में कहा। वो भी सोच ही रहा था कि अचानक में से पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो रेड हॉक ने चूक कर देखा। इस सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज रही थी जो सदर और वजीर आजम के लिए मखसूस था। यस रेड हॉक ने रिसीवर उठाकर कदर मुअद्दबाना लहजे में कहा। प्रेसिडेंट स्पीकिंग। दूसरी तरफ से इसराइल प्रेसिडेंट की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस सर, रेड हॉक ने कहा। आपने अभी तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, वजह? दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट तेज लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा हो चुका है जनाब। हॉक फोर्स ने उन्हें सहरा में गनशिप हेलीकॉप्टर से छलनी कर दिया है, रेड हॉक ने कहा। क्या मतलब? पहले तो आपने कहा था कि। दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट ने हैरत भरे लहजे में कहा। सॉरी सर, आपका ख्याल दुरुस्त था। इमरान और उसके साथी हार्स्ट्रोम से बच निकले थे। इमरान के साथी सराह जॉर्टन में थे कि मेरी फोर्स ने उन्हें घेर लिया और फिर कोई मौका दिए बगैर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया, रेड हॉक ने कहा। और फिर वो प्रेसिडेंट को सही तफसील बताता चला गया। कि उन्हें आपने अपनी आंखों से गोलियों से छलनी होते देखा है, प्रेसिडेंट ने कहा। यस सर, वो रेत में छुपे हुए थे। गनशिप हेलीकॉप्टर ने उन्हें लोकेट कर लिया था और फिर उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी जिससे उनके जिस्मों के पर खदशे उड़ गए, रेड हॉक ने कहा। और साथ ही उसने सैटेलाइट प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया। उसे जानबूझकर मिसाइल के साथ इमरान को सर डॉलर में पहुंचने के बारे में नहीं बताया था। हाँ वाकई इन दिनों हमारे मुल्क में सैटेलाइट प्रॉब्लम बन रहा है जिस पर रिसर्च की जा रही है और बहुत जल्द इस फॉल्ट पर काबू पा लिया जाएगा। बहरहाल अगर हॉक फोर्स ने इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया है तो यह आपका और आपके हॉक फोर्स का बहुत बड़ा कारनामा होगा। जैसे ही आपका कमांडर होडो से राब्ता हो, आप उनसे इमरान और इसके साथियों की हलाकत की तस्दीक करें और फौरन उससे मुझे मुतला करें, प्रेसिडेंट ने कहा। ओके सर, जरूर सर, रेड हॉक ने कहा। ओके, प्रेसिडेंट ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। रेड हॉक ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। रिसीवर रखकर उसने अपने मखसूस सेलफोन की तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सेलफोन के सिग्नल्स बहाल हो चुके थे। उसने फौरन सेलफोन उठाया और जल्दी जल्दी कमांडर होडोस के ट्रांसमीटर पर कॉल करने लगा। यस कमांडर होडोस। दूसरी तरफ से कमांडर होडोस की आवाज़ सुनाई दी। रेड हॉक स्पीकिंग। रेड हॉक ने फौरन कहा। यस सर, कमांडर होडोस ने कहा। कमांडर होडोस, मैं इमरान और उसके साथियों को
ऑपरेशन मशीन से मुसलसल मॉनिटर कर रहा था कि अचानक सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से न सिर्फ मॉनिटरिंग सिस्टम बल्कि बाकी नशरियाती राब्ते भी मुनक़ता हो गए। तुम्हारे 2 गनशिप हेलीकॉप्टरों ने इमरान के साथी को चेक कर लिया था और उन्होंने उन पर बेतहाशा फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इमरान के साथी हिट हुए हैं या नहीं और इमरान का सर डॉलमन में क्या हुआ है, रेड हॉक ने कहा। यस चीफ, हम उन सबको हलाक कर दिया है, दूसरी तरफ से कमांडर हॉडोस ने कहा। वेल डन कमांडर हॉडोस, वेल डन। क्या इमरान भी हलाक हो गया है? कमांडर हॉडोस की बात सुनकर रेड हॉक ने आंखें चिपकाते हुए कहा। यस चीफ, यहाँ 12 अफराद की लाशें मौजूद है, इन सब की ने गोलियों से छलनी हो चुके हैं। उधर इमरान जहाँ से रेड डॉलमन में पहुंचा था वहाँ पहले से ही एक सबमरीन मौजूद थी। सबमरीन से मेरे के मुसल्लह अफराद ने निकलकर उस पर अचानक हमला कर दिया। दूसरी तरफ से कमांडर हॉडोस ने कहा कि उन लोगों ने तुम्हारी फोर्स पर हमला किया था, रेड हॉक ने एक ख्याल के तहत पूछा। नो चीफ, हमने उन्हें ऐसा मौका ही नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जब वो रेत में छुपे हुए थे तो हमारे गनशिप हेलीकॉप्टरों के उनके सिरों पर पहुंच गए थे। इससे पहले कि वो रेत से निकलते गनशिप हेलीकॉप्टर ने उन पर बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी थी। उनके जिस्मों पर जो लिबास थे उनकी वजह से उनके जिस्म छलनी हो गए थे, मगर चूंकि उनके मुंह और सर इन लिबासों से ढके नहीं हुए थे इससे ज्यादातर गोलियां उनके सिरों पर लगी थी। उनकी लाशें रेत से निकाली और फिर उनके मखसूस लिबास में उनके जिस्म भी छलनी कर दिए। दूसरी तरफ से कमांडर ने कहा, क्या उनकी लाशें इस पोजीशन में है कि उन्हें इसराइल लाया जा सके? रेड हॉक ने पूछा। नो चीफ, उनके जिस्म के टुकड़े उड़ चुके हैं, रेड हॉडोस ने कहा। ओके, तुम उन सबकी स्पेशल कैमरे से तस्वीरें बना लो, मैं वो तस्वीरें प्रेसिडेंट साहब को दिखाना चाहता हूँ। ओके चीफ, ये काम मैं कर लूंगा, दूसरी तरफ से रेड हॉडोस ने जवाब देते हुए कहा। और उनका सामान? रेड हॉक ने पूछा। उनका सारा सामान मेरे कब्जे में है चीफ, उनके सामान में खाने पीने की चीजों के साथ साथ असलिया और एक मशीन भी है, कमांडर हॉडोस ने कहा। मशीन? कैसी मशीन? रेड हॉक ने कहा। चीफ, ये मखरूती शक्ल की मशीन है जिस पर SOS 1000 लिखा हुआ है। दूसरी तरफ से कमांडर हॉडोस ने कहा तो रेड हॉक बुरी तरह से चल पड़ा। SOS 1000? क्या तुमने SOS 1000 ही कहा है ना? रेड हॉक ने तेज लहजे में कहा। उसकी पेशानी पर यकलक परेशानी और शिकनों का जाल सा फैल गया था। यह चीज दूसरी तरफ से कमांडर हॉडोस ने कहा। ओह माय गॉड, ये इमरान SOS 1000 मशीन भी अपने साथ लाया था, इसका राह तो पूरे इसराइल को उड़ाने का था, रेड हॉक ने खुद कलामी करने वाले अंदाज में कहा। और जी, आप क्या कह रहे हैं चीफ? इस छोटी सी मशीन के साथ इसराइल को कैसे उड़ाया जा सकता है? कमांडर हॉडोस ने रेड हॉक की बात सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। क्या मशीन ऑन है? रेड हॉक ने उसकी बात का जवाब दिए बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा। नहीं चीफ, मशीन ऑफ है, अलबत्ता उसका एक बल्ब मुसलसल जल रहा है, सब्ज रंग का बल्ब, कमांडर हॉडोस ने कहा। ओ ठीक है, इस मशीन को हिफाजत से रखो और इसे जल्द अज जल्द तुम खुद लेकर हेडक्वार्टर आ जाओ, अभी फौरन, रेड हॉक ने कहा। ओके चीफ, लेकिन चीफ क्या ये मशीन खतरनाक है? कमांडर हॉडोस ने कहा। खतरनाक? कमांडर हॉडोस, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये मशीन किस कदर खतरनाक है। तुम इसे लेकर फौरन मेरे पास पहुंचो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मशीन किस कदर खतरनाक है, रेड हॉक ने खुशी लहजे में कहा। यस चीफ, मैं आ रहा हूँ चीफ, मैं गनशिप हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, कमांडर हॉडोस ने कहा। ओके, रेड हॉक ने कहा और दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह तफक्कुरात के सहराए लहरा रहे थे। अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी तो रेड हॉक बुरी तरह से उछल पड़ा, जैसे उसके पैरों में यकला कोई बम फट गया हो। फिर फोन की घंटी बजते देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। यस, रेड हॉक ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। साइम बोल रहा हूँ चीफ, दूसरी तरफ से साइम की घबराई आवाज नहीं थी। यस, क्या बात है? रेड हॉक ने कहा। चीफ, क्या आप कंट्रोल रूम में आ सकते हैं? जिस तरफ से सैम ने हकलाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ है? ये तुम्हारे लहजे में घबराहट किस चीज की है? रेड हॉक ने चौंकते हुए कहा। चीफ, सेराडोर में कमांडर हॉडोस और हॉक फोर्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ से सैम ने रुक रुक कर कहा तो रेड हॉक चंद लम्हे रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा, जैसे उसे सैम की बात समझ में ना आई हो, मगर फिर दूसरे लम्हे वो इस पूरी तरह से उछला जैसे सचमुच उसके पैरों में बम आ फटा हो। उसका रंग यकलक मुतगय्यर हो गया था। प्लास्टिक के खोल अपने चेहरे पर कर लो जल्दी, चोले ने माइक में चीखते हुए कहा। साथ ही उसने अपने लिबास से मुंसलिक टोपी नुमा खोल अपने सर और चेहरे पर चढ़ा लिया। उस लम्हे गोलियां उनके जिस्म पर पड़ने लगी। उन सबके जिस्मों पर चूंकि मखसूस लिबास थे इसलिए इन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, अलबत्ता उन्हें यूं लग रहा था जैसे उन पर मुसलसल कंकरियों की बौछार हो रही हो। हेलीकॉप्टर फिजा में मुअल्लिक इन पर खौफनाक अंदाज में फायरिंग कर रहे थे। जोलिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने जेब से एक छोटी लंबी नॉल वाली गन निकाल ली। इस गन का चैम्बर रिवॉल्वर के चैम्बर के जैसा था, जिसमें मोटी मोटी 4 गोलियां मौजूद थीं। ये ब्लास्टर बुलेट थीं। ये गन इसे इमरान ने दी थी। जोलिया अचानक रेस से निकलकर उठ खड़ी हुई।
इसे इस तरह रेस से निकलते देखकर हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद बुरी तरह से चौंक पड़े। उनकी गनों के दहाने जोलिया की तरफ मुड़े। उस लम्हे जोलिया ने गन वाला हाथ ऊंचा किया, फिर उसने एक हेलीकॉप्टर का निशाना लेकर ट्रैकर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ब्लास्ट और बुलेट चिंगारियां उड़ती हुई नॉल से निकली और हेलीकॉप्टर की साइड स्क्रीन तोड़ती हुई पायलट के ऐन सर में जा घुसी। पायलट का जिस्म झटका खाकर सिमटा और उसका हाथ कंट्रोलर पर बहक गया। उसकी वजह से हेलीकॉप्टर तेजी से दाएं तरफ मुड़ा और तेजी से आगे की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि एक और धमाकेदार हेलीकॉप्टर आग का गोला बनकर फिजा में बिखरता चला गया। हेलीकॉप्टर को तबाह होते देखकर जोलिया फौरन रेत पर गिर गई थी। हेलीकॉप्टर को जलते हुए टुकड़े उसके ऊपर से गुजरते चले गए। हेलीकॉप्टर को इस तरह तबाह होते देखकर दूसरे हेलीकॉप्टर का पायलट बौखला गया था। उसने फौरन कंट्रोलर लेवल घुमाया और हेलीकॉप्टर को दाएं से बाएं तरफ मोड़ के ले गया। उसने जानबूझकर इस हेलीकॉप्टर को निशाना नहीं बनाया था। देखते देखते हेलीकॉप्टर काफी आगे गया और फिर मुड़ा और बुलंदी पर जाकर वापस उनकी तरफ आने लगा। रेत से निकल आओ, अब हमें बाकायदा उनका मुकाबला करना पड़ेगा, जोलिया ने कहा तो उसके साथी जो रेत में छुपे हुए थे फौरन लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए थे। तुमने दूसरे हेलीकॉप्टर को क्यों जाने दिया? सोलिया ने जोलिया की तरफ देखते हुए कहा। ये जरूरी था, मैं इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना चाहती हूँ, जोलिया ने कहा। कब्जा? हेलीकॉप्टर नीचे आएगा तभी तुम इस पर कब्जा करोगे, तन्वीर ने कहा। आ जाएगा नीचे, तुम फिक्र क्यों करते हो? जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस जोलिया, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। कहो, जोलिया ने कहा। जमीन में इरताज सा हो रहा है, शायद सबमरीन इस तरफ आ रही है, कैप्टन शकील ने कहा। तो उन्होंने वाकई रेत में इरताज सा पैदा होते देखा। अचानक जोलिया ने सामने देखा तो दूर से 4 लकीरें तेजी से अपनी तरफ आती दिखाई दी। सबमरीन से हम पर तार पैड फायर किए गए हैं, जल्दी करो, एक दूसरे से फासले पर हो जाओ, रेड ईगल ने कहा। तो वो सब तेजी से इधर उधर बिखरते चले गए। दूसरे लम्हे उन्हें 4 तार पैड रेत पर लकीरें बनाते अपने करीब से गुजरती दिखाई दी, जो थोड़ी दूर जाकर होलनाक धमाकों से फट गए। चूल्हे और उसके साथियों दोबारा रेत में घुसने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई थी। इन लिबास में हम महफूज है, लेकिन फिर भी जिस कदर हो सके इसकी गहराई में चले जाओ। हमें सबमरीन और हॉक फोर्स के करीब आने का इंतजार करना है, रेड ईगल ने कहा। तो वो सब हाथ पैर चलाते हुए रेत में नीचे ही नीचे होते चले गए। उनके ऊपर रेत पर खौफनाक धमाके हो रहे थे। हर तरफ जैसे रेत के बादल उड़ते दिखाई दे रहे थे, जिन पर आग भी थी और धुआं भी। सबमरीन से मुसलसल उनकी तरफ टारपेड बरसा रहे थे और रही सही कसर इसी हेलीकॉप्टर ने पूरी कर दी थी। दूर चला गया था। हेलीकॉप्टर बुलंदी पर एक बार फिर रुक गया था और उसने उनकी तरफ मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए थे। वो रेत में काफी नीचे चले गए थे। उनके जिस्मों पर मखसूस प्लास्टिक के लिबास भी थे, लेकिन इसके खौफनाक धमाकों से इन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे इनके जिस्म पानी में हों और बुरी तरह से उथल पुथल हो रहे हों। जोलिया हाथ पांव चलाती हुई आगे आई और फिर रेत से बाहर आ गई। हर तरफ धुएं और रेत का गुबार फैला हुआ था। सुलह झुके झुके अंदाज में दौड़ती एक तरफ मौजूद बड़ी सी चट्टान की तरफ बढ़ गई। रेत और धुएं के गुबार में हेलीकॉप्टर मौजूद अफराद उसी चट्टान की तरफ जाता नहीं देख सके थे। चट्टान के कब में जाकर जोलिया ने कन का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। ब्लास्टर बुलेट ठीक हेलीकॉप्टर की बॉडी पर पड़ी। हेलीकॉप्टर को झटका सा लगा और वो कदरे दाएं तरफ घूम गया, मगर दूसरे लम्हे जोरदार धमाका हुआ और उस हेलीकॉप्टर के भी परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े आग के शोले बने और इधर उधर बिखरते चले गए। रेत से बाहर आ जा जल्दी, जोले ने कहा। तो उसके साथी रेत से निकल आए। अब दूसरी तरफ से तारोपेट भी नहीं आ रहे थे। शायद दुश्मन यही समझ रहे थे कि इन पर जितनी तादाद में तारपेट और मिसाइल बरसाए गए हैं, इससे इनके यकीनन टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। इस तरफ चलो जल्दी, जोले ने दाएं तरफ इशारा करते हुए कहा। इस तरफ एक छोटी सी पहाड़ थी। जोले ने देख लिया था कि रेत में छुपी पहाड़ी ठोस और संकलाक है। जोले की बात सुनकर तेजी से इस पहाड़ी की तरफ भागने लगे। चंद ही लम्हों में पहाड़ी के करीब पहुंच गए। पहाड़ में कोई क्रैक तलाश कर जोले ने कहा। तो तेजी से पहाड़ी के गिर्द फैल गए। चंद ही लम्हों में उन्हें पहाड़ी में एक क्रैक दिखाई दिया, तब इस क्रैक में घुसते चले गए। क्रैक ऊपर से तंग मगर अंदर से खासा वसी था। जोले ने क्रैक में दाखिल होते उन्हें बैगों से टॉर्चें निकालकर वहां रोशन करने के लिए कहा, तो उन्होंने फौरन टॉर्चें निकालकर रोशन कर दी। रेड ईगल ने कंधे से अपना बैग उतारा और उसे खोलकर उसमें से एक छोटी सी मशीन निकाली। अब ये क्या है? जोले ने झुलाए हुए लहजे में कहा। वो हमें मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। ये सुलेमानी टोपी है, मैं इसे ऑन कर दूंगा तो इसमें से ऐसी रेस निकलेंगी जो वाकई सुलेमानी टोपी का सा काम कर देंगी और वो किसी भी तरह से हमें नहीं देख सकेंगे, रेड ईगल ने कहा। उसने मशीन ऑन की तो मशीन से घर घर की हल्की हल्की आवाज़ें निकलने लगी। उसने मशीन पर लगे हुए दोनों बटन प्रेस कर दिए तो वो हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई। अब वो सर्चिंग आलात लेकर इस क्रैक में से घुस आएंगे तो वो हमें तलाश भी नहीं कर सकेंगे, रेड ईगल ने मुतमईन से लहजे में कहा। लेकिन हमें यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? आपने तो कहा था कि हम सबमरीन्स और हॉक फोर्स को हर सूरत में खत्म कर देंगे, तन्वीर ने जोला से मुखातिब होकर झुलाए हुए लहजे में कहा। इन्हें इस तरफ आने तो दो, फिर सब कुछ कर लेंगे, जोला ने कहा। रेड ईगल ने बैग से एक और मशीन नुमा आला निकाला और उसे ऑन करने लगा। मशीन पर रोटर जैसी एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर क्लॉकवाइज एक रोशनी की लकीर हरकत कर रही थी। स्क्रीन पर 9 बड़े और 20 छोटे नुक्तों के साथ बेशुमार जर्द नुक्ते स्पार्क कर रहे थे।
9 सबमरीन, 20 जीपें और 200 के करीब मुसल्लह अफराद इस तरफ आ रहे हैं। रेड ईगल ने स्क्रीन देखते हुए कहा, यह हिकमत अमली बेहतरीन है। इस क्रैक में अगर रेड ईगल ने जो आला ऑन किया है, दुश्मनों को अब हम नजर नहीं आ रहे होंगे। वो वाकई हमें समझेंगे कि उन्होंने हमें हिट कर दिया है, इसलिए अब वो फौरन इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमें इन पर भरपूर हमला करने का मौका मिल जाएगा, कैप्टन शकील ने कहा। अब ये लोग कितनी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे? सफ्दर ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, रेड ईगल ने कहा। इन सब की नज़र स्क्रीन पर जमी हुई थी। सुर्ख और जर्द धब्बे हरकत करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फिर तकरीबन 10 मिनटों के बाद उन्हें बाहर से तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। जोलिया उठी और दीवार के साथ चलती हुई क्रैक के किनारे पर आ गई और बाहर देखने लगी। इसे बाहर रेत से 9 बड़ी बड़ी सबमरीन्स बाहर निकलती हुई दिखाई दी, जो वाकई समुद्री आबदों से मुशाबा थी। सबमरीन्स चूंकि बेहद तेज रफ्तार थी, इसलिए वो जीपों और मुसल्लह अफराद से पहले वहां पहुंच गई थी। सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील, बैगों से मैग्नेट बम निकालो और मेरे साथ बाहर चलो। जोलिया ने इन तीनों से मुखातिब होकर कहा। वो मगर क्रॉस ने कुछ कहना। ये अगर मगर का वक्त नहीं है, हमें इन सबमरीन्स को तबाह करना है। इन सबमरीन्स पर हम रेत के नीचे जाते हुए मैग्नेट बम फेंकेंगे। हम में से हर एक 2-2 सबमरीन्स पर बम लगाएगा। और सुनो, तुम सब रेत के नीचे रहोगे। रेत खासी नरम है, इसलिए हमें आगे बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जोलिया ने कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। उन्होंने कंधे से बैग उतार दिए और मैग्नेट बम निकालकर क्रैक से बाहर आ गए। क्रैक से बाहर आते फौरन रेत में उतरते चले गए और फिर वो खास नीचे को होकर इस तरफ बढ़ने लगे जहां सबमरीन्स मौजूद। मखसूस लिबासों की वजह से उन्हें रेत में आगे बढ़ने और सांस लेने में कोई मसला नहीं हो रहा था। वो माहिर तैराकों की तरह रेत में आगे बढ़े जा रहे थे। जोलिया और इसके साथियों ने बुलेट बम ऑन कर लिए थे। एक सबमरीन के करीब जाते ही मैग्नेट बम मैरीन के नीचे एक छोटे से सुराख में लगा। ये मखसूस टाइप का इंतहाई ताकतवर बम था। इन बमों को कोई रेस चेक नहीं कर सकता था। सबमरीन में बम लगाते ही जोलिया और एक बार फिर रेत के गहराई में चली गई और दूसरे मैरीन की तरफ बढ़ने लगी। चंद ही लम्हों में वो दूसरी मैरीन के पेंद में बम लगा चुकी थी। इस तरह उसके साथी भी रेत के नीचे ही नीचे होते हुए अंदाज में दूसरे मैरीन तक पहुंच गए और उन्होंने भी मैरीन्स के पेंदों में बम लगा दिए थे। जोलिया का उन सब से राब्ता था। इस तरह रेत के अंदर से होते हुए वापस क्रैक में पहुंच। क्या सबमरीन्स के रॉडर्स ने हमें रेत के नीचे चेक किया होगा? सप्ते ने रेड ईगल से पूछा। नहीं, मैंने ज्वाला ऑन कर रखा है। इसका लेवल मीटर की रेंज तक फैला हुआ है, जो रेत के ऊपर और गहराई में जैसा काम करता है। सबमरीन्स इन रेंज के अंदर ही हैं। इन्हें भी नहीं पता चला होगा कि आप इनकी मैरीन्स में बम लगा दिए हैं। ये सिर्फ साख के बम हैं, जिन्हें किसी भी आले से चेक नहीं किया जा सकता, रेड ईगल ने कहा। क्या ये टाइम बम है? सोले ने पूछा। नहीं, ये रिमोट कंट्रोल्ड है। इनका रिमोट मेरे पास है। एक बटन प्रेस करते इन मैरीन्स के पर खच्चे उड़ जाएंगे, रेड ईगल ने कहा। उसके चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। तो इंतजार किस बात का है? बटन प्रेस करें और इन मैरीन्स को उड़ा दे, तनवीर ने कहा। अभी नहीं, इन सबको आने दो। सबमरीन्स की साथ साथ इनकी जीपें भी उड़ जाएंगी और आने वाले मुसल्लह अफराद भी साइंस से तबाह हो जाएंगे, जोले ने कहा। तनवीर ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने बेशुमार जीपों की आवाज़ सुनी। रेड ईगल की नज़रें रॉडर स्क्रीन पर जमी हुई थी। जीपें और बेशुमार मुसल्लह अफराद वहां पहुंच गए थे। इन सबको हलाक किए बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए मजबूरी है, जोलिया ने कहा। उसे जेब से एक छोटा सा आला निकाला और इस पर लगे हुए एक सुर्ख बटन पर उंगली रख दी। सब दीवारों के साथ लग जाओ। धमाकों से इस पहाड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है। मखसूस लिबासों से हम जख्मी तो नहीं होंगे, मगर इस पहाड़ी के नीचे जरूर दब जाएंगे, इसलिए क्रैक की दीवारों के साथ लगने की वजह से हम इस पहाड़ी के नीचे दबने से बच जाएंगे, जोलिया ने कहा। तो वो सब सर हिलाकर क्रैक की दीवारों के साथ चिपक गए। जोलिया ने अल्लाह का नाम लिया और रिमोट का बटन प्रेस कर दिया। अचानक बाहर जैसे खौफनाक क़यामत टूट पड़ी। जिसके बाद दिखे 9 जबरदस्त धमाके और हर तरफ आग, धुएं और रेत के बादल फैल के। धमाके इस कदर खौफनाक थे कि सहरा यूं लरज उठा था जैसे वहां जबरदस्त जलजला आ गया हो। तक और मैग्नेट बमों ने सबमरीन्स को तो तबाह किया ही था, मगर इस तबाही से इन मैरीन्स के 2 नज़दीक जीपें और हाक फोर्स के मुसल्लह अफराद भी जिद में आ गए थे। धमाकों से जीपों और मुसल्लह अफराद को भी टुकड़े हो गए थे। खौफनाक धमाकों से वाकई पहाड़ी का भी बहुत बुरा हाल हो गया था और इन्हें क्रैक बुरी तरह से टूटता हुआ और खुद पर गिरता मालूम हो रहा था, मगर वो सब क्रैक की दीवार से चिपके हुए थे। एक तरफ से तो पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बैठ गई थी। वो चूंकि क्रैक के दहाने के करीब थे, इसलिए वो इस पहाड़ी के नीचे दबने से बच गए थे। अलबत्ता क्रैक धुएं और रेत के गुबार से भर गया था। क्या तुम सब ठीक हो? जोले ने चीखती हुई आवाज में कहा। हाँ, हम ठीक हैं, सफदर ने कहा और फिर बारी बारी सबने जोले को अपनी खाए से मुतला किया। गुड, अब बाहर निकलो, हम बच जाने वाले अफराद पर हमला करेंगे, जोले ने कहा। तो वह सब तेजी से हरकत में आ गए। असला संभालते हुए क्रैक से बाहर निकल आए। बाहर आते ही धुएं, आग और रेत का तूफान बुलंद होता दिखाई दे रहा था। तो सब जोले की हिदायत पर अमल करते हुए तेजी से फैल गए। बाहर से हर तरफ इंसान चीखों की दिलखराश आवाजें सुनाई दे रही थी।
جولیا اور اس کے ساتھی نے پل بھر میں بچ جانے والی فورس پر حملہ کر دیا۔ فضا مشین گنوں کی ریٹ سے گونج اٹھا اور بچ جانے والے مسلح افراد ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے چلے گئے۔ انہوں نے زمین سے ایک اور سب مرینز کو نکلتے دیکھا۔ سب مرین کو دیکھ کر وہ سب چونک پڑے، مگر جب اس سب مرین سے تاروپیڈ اور میزائل نکل کر ہاک فورس پر پڑنے لگے تو ان کے چہروں پر اطمینان آ گیا کہ اس مرین میں یقیناً عمران ہے جو ان کی مدد کو آ پہنچا ہے۔ میگنیٹ بموں نے یہاں زبردست تباہی پھیلائی ہے۔ سب مرینز کے 50 میٹر تک کے دائرے میں موجود تمام مسلح افراد اور ان کی جیپیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ جو افراد اس سین سے دور تھے اور ریت میں چھپ گئے تھے، ہم نے ان سب کو چن چن کر ہلاک کر دیا ہے، صفدر نے کہا۔ ان کی کوئی جیپ سلامت بچی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، سب تباہ ہو گئی ہیں، صالح کی آواز سنائی دی۔ خیر، عمران آ گیا ہے، اب ہم سب اس کے ساتھ سینٹ مرینز میں جائیں گے، جولیا نے کہا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے وہاں موجود تمام ہاک فورس کا خاتمہ کر دیا۔ عمران بھی سینٹ مرین سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کس طرح سینٹ مرین پر قبضہ کیا تھا اور اس نے یہاں آ کر ان کی مدد کرتے ہوئے بچ جانے والی جیپ اور مسلح افراد کو سینٹ مرین سے میزائل اور تاروپیڈ مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ ہم اس مرین سے سرائے ڈولمن اور پھر قصبہ اورس جائیں گے، عمران نے کہا۔ قصبہ اورس، جہاں سردار یوسف بن خالد ہے، ریڈ ایگل نے چونک کر کہا۔ ہاں، خالد بن یوسف میرا دوست ہے، وہی ہمیں فوراً خفیہ طور پر اسرائیل پہنچا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ریڈ ہاک کو اپنی فورس کی تباہی کا علم ہو گیا تو وہ اس ریگستان میں اسرائیل کی آرمی بھیج دے گا، پھر ہم اس سینٹ میری میں بھی نہیں پہنچ سکیں گے، کراسٹی نے کہا۔ ہاں آؤ، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب سینٹ مرین میں آ گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب سینٹ مرین میں سوار قصبہ اورس کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ میگنیٹ بموں نے واقعی ہاک فورس، اس کی سینٹ مرینز اور جیپوں کے پر خدشے اڑا دیے تھے، جبکہ بچنے والے مسلح افراد کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سے اب ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ سینٹ مرینز میں تیزی سے قصبہ اورس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ریڈ آک کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اسکرین پر اسے ہر طرف سینٹ مرینز اور جیپوں کے ساتھ ساتھ انسانی ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں زبردست بمباری کی گئی ہو۔ اس بمباری کے نتیجے میں وہاں ہر طرف خوفناک تباہی پھیل گئی تھی۔ ہاک فورس کا کوئی فرزند زندہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ریڈ ہاک کے منہ سے ہکلاتی آواز نکلی۔ جب مشین آن ہوئی تو میں نے یہاں ہر طرف اس طرح تباہی پھیلی دیکھی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کال کر کے یہاں بلا لیا ہے، چیف، سائم نے ریڈ ہاک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ اتنی بڑی فورس کو کس نے تباہ کیا ہے؟ کمانڈر ہارڈوس نے کہا تھا کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ ان کی لاشیں ہیلی کاپٹر میں یہاں لے آیا ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ میرے خیال میں جہاں عمران کے ساتھی موجود تھے وہاں چونکہ ہیلی کاپٹر پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں فائرنگ کے ساتھ ساتھ میزائل بھی برسائے تھے، جس کی وجہ سے کمانڈر ہارڈوس نے کہا تھا کہ انہوں نے عمران کے ساتھیوں کو ہٹ کر دیا ہے، مگر چیف، عمران کے ساتھیوں نے مخصوص ٹائپ کے لباس پہن رکھے تھے، ان لباسوں پر بم اور گولی کیسے اثر کر سکتی تھی؟ انہوں نے شاید کمانڈر ہارڈوس کو ڈوش دیا تھا۔ یہ دیکھیں، ہمارے دونوں گنشپ ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے اور ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں کمانڈر ہارڈوس بھی تھا۔ سامنے اسکرین پر ایک طرف ہیلی کاپٹر کے جلتے ہوئے ٹکڑوں اور ڈھانچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اتنی بڑی فورس کو عمران کے چند ساتھیوں نے ختم کر دیا ہے، مگر کیسے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ نہیں، وہ واقعی انسان نہیں ہے، ریڈ ہاک نے اسی طرح کھوئے سے لہجے میں کہا۔ یس باس، اتنی بڑی اور طاقتور 9 میرینز کا تباہ کرنا اور ہونا واقعی انہونی سی بات ہے۔ ان میرینز کو تو میگا بموں کے سوا کسی اور بم سے تباہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، سیم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، ریڈ ہاک کے منہ سے نکلا۔ چیف، عمران نے بھی ایک سینٹ مرین پر قبضہ کر لیا ہے، سینٹ مرین لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا، اس نے ہاک فورس کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سائم نے کہا۔ عمران نے سینٹ مرین پر قبضہ کر لیا تھا؟ اوہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ سب وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ ریڈ ہاک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف، سائم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا تم نے انہیں سرچ کیا ہے؟ ریڈ ہاک نے غصے لہجے میں کہا۔ یس جی، میں نے صحرا چھان مارا ہے سارا، مگر سکرین پر کہیں سے کسی کا کوئی سایہ تک دکھائی نہیں دے رہا، سائم نے کہا۔ کیا مطلب؟ سایہ تک دکھائی نہ دینے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ انہوں نے ہی یہ ساری تباہی مچائی ہے تو وہ خود کہاں جا سکتے ہیں؟ ڈھونڈو انہیں، تلاش کرو، سرحدی پٹی کی طرف دیکھو۔ وہ یقیناً سینٹ مرین میں تباہی پھیلا کر اسی طرف گئے ہوں گے، ریڈ ہاک نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کیا چیف، مگر سینٹ مرین اور ان کا کوئی نشان نہیں مل رہا، البتہ، سائم کہتے کہتے رک گیا۔ البتہ سے کیا مطلب؟ ریڈ ہاک نے کڑاتے ہوئے کہا۔ 301 کی طرف ریت پر ایسے نشان بن رہے ہیں جیسے سینٹ مرین اس طرف جا رہی ہو، لیکن سکرین پر وہ دکھائی نہیں دے رہے، سائم نے کہا۔ صحرا میں اس نے مشین کے چند بٹن پریس کیے تو سکرین پر صحرا کا منظر بدل گیا، وہاں ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی، ایک جگہ ریت اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور ریت پر بڑی سی لکیر کے نشان بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیا مطلب؟ اگر یہ سینٹ مرین ہے تو یہ دکھا کیوں نہیں رہی ہے؟ ریڈ ہاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات پر تو میں بھی پریشان ہوں چیف، سائم نے کہا،
اور मैं समझ गया इमरान वाकई बहुत चालाक है, इसने ज़रूर कास्टिंग ऑला ऑन कर रखा होगा, इसलिए हमारी रेस काम नहीं कर रही है। और इमरान उसके साथ ही मास एंड मरीज के दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेड हॉक ने होंठ चबाते हुए कहा, ओह चिप, तब फिर इन्हें कैसे देखा जा सकता है? सैम ने चुनकर कहा, कास्टिंग रेस बुला की रेस होती हैं जिनकी मौजूदगी में हम तमाम रेस ब्लॉक हो जाती हैं, हत्ता कि इन रेस की वजह से सैटेलाइट सिस्टम भी बेकार हो जाते हैं। जब तक कास्टिंग आला ऑन रहेगा इन्हें नहीं देख सकेंगे हम, रेड हॉक ने कहा। ओ तो क्या ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे? सैम ने हैरान होकर कहा, ये हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे, अलबत्ता लाइव देखा जा सकता है, रेड हॉक ने कहा। तब फिर हमें इनके सरकूबी के लिए फौरन हेलीकॉप्टर और जेट जहाज़ों का स्क्वाड्रन भेज देना चाहिए, सैम ने कहा। अहमक हो गया, जब इन लोगों को सबमरीन्स और गनशिप हेलीकॉप्टर कुछ नहीं बिगाड़ सके तो हेलीकॉप्टर और जेट जहाज़ क्या करेंगे? और फिर वो सबमरीन में मौजूद है जिससे वो हेलीकॉप्टर और हथियारों को आसानी से हिट कर सकते हैं, रेड हॉक ने गुस्से लहजे में कहा। यस चीफ, वो सैम ने रेड हॉक को गुस्से में देख कर कहा। अब इन लोगों को मुझे दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा, रेड हॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा। चीफ, सबमरीन का रुख कस्बा ओरोस की तरफ है। कस्बा ओर्स का खालिद बिन यूसुफ सरदार है। कस्बा ओर्स में हर तरफ संगलाक पहाड़ियां हैं जहां खालिद बिन यूसुफ और इसके साथी छुपे रहते हैं, जिनको आज तक हमारी आर्मी भी तलाश नहीं कर सकी, सैम ने कहा। मैं जानता हूँ, तुम ये बताओ वो लोग कस्बा ओर्स से कितनी दूर है और अब तक ये कस्बे में पहुंच जाएंगे, रेड हॉक ने कहा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में कस्बा ओर्स में पहुंच जाएंगे, चीफ, सैम ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, रेड हॉक ने कहा और कंट्रोल रूम से निकला और तेज तेज चलता अपने ऑफिस में आ गया। चल हमें, वो सोचता रहा, फिर उसने अपनी जेब से अपने मखसूस ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसे ट्रांसमीटर पर मौजूद एक मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और ओके का बटन प्रेस कर दिया। यस ग्लोशिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुतरतम और नहायत सुरीली आवाज सुनाई दी, डॉक्टर जॉन अल्बर्ट, रेड हॉक ने कड़कदार लहजे में कहा। वो चूंकि एक बड़ा साइंसदान भी था और इसराइल में टॉप एजेंट के तौर पर भी काम करता था, इसे उसे अपना एक स्पेशल ग्रुप बना रखा था जिसमें उसके साथ 6 अफराद काम करते थे। इन अफराद में एक मैडम ग्लोशिया भी थी जो नहायत चालाक और तेज तरार सी थी। इसके अलावा 5 मर्द थे। 6 अफराद का ये ग्रुप ही असल में रेड हॉक ग्रुप कहलाता था। रेड हॉक फॉरेन कंट्रीज में जब भी किसी मिशन पर जाता तो इन्हें पांचों को अपने साथ लेकर जाता था और इनके साथ मिलकर दूसरे मुल्क में अपने मिशन मुकम्मल करता था, जबकि हॉक फोर्स और दूसरी एजेंसियों का होल्ड इसने इमरान और उसके साथियों के लिए आर्जी तौर पर लिया था ताकि वो आसानी के साथ पूरे इसराइल पर नजर रख सके। इन तमाम ग्रुप्स और एजेंसियों में रेड हॉक इसी नाम से जाना और पहचाना जाता था। ये नाम सिर्फ उसे अपने मखसूस रेड हॉक ग्रुप तक ही महदूद कर रखा था। ग्लोशिया और इसके साथी इसे डॉक्टर ही कहते थे। और यस डॉक्टर, दूसरी तरफ से मैडम ग्लोशिया ने डॉक्टर की आवाज़ पहचान कर कहा, अपने तमाम साथियों को लेकर R1 में पहुंच जाओ, फौरन, रेड हॉक ने कड़क लहजे में कहा। ओके डॉक्टर, दूसरी तरफ से ग्लोशिया ने कोई सवाल किए बगैर मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो चूंकि रेड हॉक के तहत थी इसलिए रेड हॉक की हर बात पर यस सर और ओके सर कहने के सिवा जैसे उन्हें और कुछ नहीं आता था। रेड हॉक के हर लफ्ज़ उनके लिए हुक्म का दर्जा रखता था और वो कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। रेड हॉक ने मैडम ग्लोशिया को हुक्म दिया, फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हाँ वाकई इमरान और उसके साथी किसी भी के बस की बात नहीं है, उनके लिए मुझे अब रेड हॉक को ही हरकत में लाना पड़ेगा। रेड हॉक ग्रुप की तेज नजरें वो लोग सब नहीं पहचान सकेंगे और वो इन पर इस तरह मौत बनकर झपट पड़ेंगे कि उन्हें बचने के लिए कोई राह नहीं मिल सकेगी, रेड हॉक ने गड़ाते हुए कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे में एक तेज सीटी की आवाज़ उभरी तो वो चौंक पड़ा। R1 में रेड हॉक ग्रुप पहुंच गया हूँ, रेड हॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। इस बार वो मेन दरवाजे की तरफ जाने के बजाय शुमाली दीवार की तरफ बढ़ा और उसने दीवार में लगी हुई एक पेंटिंग जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनी हुई थी कि दोनों आंखों पर उंगलियां रखकर प्रेस कर दी। हल्की सी सरर की आवाज़ के साथ दीवार का दरमियानी हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम होता चला गया और खुलता चला गया। खला में सीढ़ियां नीचे जा रही थी। इस दरवाजे के खुलने से पहले ही कमरे का दाखिली दरवाजा खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो गया था। रेड हॉक सीढ़ियां उतरने लगा। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही उसके अकब में दरवाजा बंद हो गया। रेड हॉक सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया। सामने एक छोटी मगर खुली राहदारी थी। रेड हॉक आगे बढ़ा और एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसे दरवाजे के साइड पर लगे कंट्रोलिंग बटनों के चंद मखसूस बटन प्रेस किए और एक खाने में अपना अंगूठा रख दिया। इस खाने में सुर्ख रोशनी थी। जैसे ही रेड हॉक ने वह अंगूठा रखा, खाने में रंग बिरंगी रोशनियां चमकी और इस खाने का रंग सब्ज हो गया। साथ ही साथ दरवाजा किसी शटर की तरह ऊपर खुलता चला गया। सामने एक हॉलनुमा बड़ा सा कमरा था जिसके सेंटर में एक बेज़ोई मेज मौजूद थी। मेज के गिर्द 6 कुर्सियां मौजूद थी जिनमें से कुर्सी पर एक खूबसूरत लड़की और 4 कुर्सियों पर 4 सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान बैठे हुए थे, जबकि एक कुर्सी खाली थी। देखने में चारों फिल्मी हीरो दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बेहतरीन तराश के सूट पहन रखे थे। इस तरह लड़की जिसकी आंखें नीली और बाल सुनहरी थे मिस वर्ल्ड दिखाई दे रही थी। जैसे ही रेड हॉक अंदर आया और वो उसके एहतराम में कुर्सियों से उठ खड़े हुए, रेड हॉक नपे तले कदम उठाता खाली कुर्सी की तरफ बढ़ गया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बैठो, रेड हॉक ने अपने मखसूस कड़क लहजे में कहा तो वो सब कुर्सियों पर बैठ गए और गौर से रेड हॉक की जानिब देखने लगे। डॉक्टर, मुझे मालूम हुआ है कि आपने इसराइल के तमाम एजेंसियों का कंट्रोल संभाल लिया है और उन्हें हॉक फोर्स का नाम दे दिया है। लड़की ने गौर से रेड हॉक की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है, रेड हॉक ने कहा। यस डॉक्टर, मैडम ग्लोशिया ने कहा तो रेड हॉक उन्हें ये बताने लगा कि उसने इसराइल की एजेंसियों का
कंट्रोल क्यों संभाला है और इस तरह को कौन कौन सी एजेंसियां उसके अंडर काम कर रही हैं। इसके अलावा उसने इन सबको इमरान और उसके साथियों के बारे में भी तमाम तफसीलात बता दी। इमरान और उसके साथियों को मैं वाकई इजी ले रहा था, लेकिन सर जॉर्डन और डॉलमर में उन्होंने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया उसे देखकर मैं भी हैरान रह गया हूँ। वो वाकई माफूकुल फितरत सलाहियतों के मालिक है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह सैरा जॉर्टन से निकल कर सैरा डॉर्मन और फिर इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। पहले मैंने इनके खिलाफ पाक फोर्स के मुतारिक रखने का सोचा था, मगर अब मैं नाकाबिल यकीन कारकर्दगी ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया है कि अपने स्पेशल ग्रुप के इनके खिलाफ मैदान अमल में लाऊं। जिस तरह कमांडर होडोस इसके फोर्स को तबाह किया है, मेरा इनके बारे में नजरिया बदल गया है। इसलिए अब मैं इनके खिलाफ हरकत में आऊँगा और इसके लिए जाहिर है कि सबको भी अपने साथ ही रखना पड़ेगा। हमें हर हाल में सूरत में इनके खिलाफ फर्स्ट एक्शन करना होगा। अब हमारे सिर्फ इमरान उसके साथियों को हलाकत है। जब तक इन्हें हलाक नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। रेड हॉक ने मुझसे बोलते हुए कहा, डॉक्टर आपने बताया है कि इमरान के साथी कस्बा और उसकी तरफ गए हैं। मैडम गलोशिया ने कहा, हाँ वो खालिद बिन यूसुफ के पास गए हैं। वो समझते हैं कि खालिद बिन यूसुफ की पनाह में वो हमसे महफूज हो जाएंगे, मगर ये उनकी भूल है। हम कस्बा और में जाएंगे और वहाँ जाकर उनके खिलाफ काम करेंगे। इस बार हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। इमरान के साथियों को हलाकत का मिशन तो हमारे पास है ही, इनके साथ साथ हम खालिद बिन यूसुफ को भी हलाक कर देंगे। रेड हॉक ने कहा, यस सर, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खालिद बिन यूसुफ को हलाक कर देंगे तो इनसे तमाम फ़लस्तीनी ख़ासतौर पर आज़ादी पसंद तहरीकों की कमर टूट जाएगी, उन पर हमारी धाक भी बैठ जाएगी। मैडम गलोशिया के साथ बैठे हुए नौजवान ने कहा, जिसका नाम कॉटिंग था। यस कॉटिंग, इसके लिए तो कह रहा हूँ कि हम वहाँ फास्ट एक्शन करेंगे। जो भी हमारे साथ रास्ते में आएगा हम इसका खात्मा करते चले जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। रेड हॉक ने कहा, डॉक्टर अगर इमरान के साथियों के खिलाफ हमने ही एक्शन में आना है तो आपने हॉक फोर्स ग्रुप की बुनियाद ही क्यों रखी है और इस मामले में अब उनका क्या रोल है। कॉटिंग के साथ बैठे हुए डिचमैन ने कहा, इन एजेंसियों को कंट्रोल में लेकर हम इसराइल के सियाह सफ़ेद का मालिक हो जाऊंगा। डिचमैन, इसराइल की तमाम एजेंसियां और GP5 मेरे अंडर में काम करेंगे। वक्त ज़रूरत इन्हें भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रेड हॉक ने कहा, उसकी आदत थी कि वो अपने साथियों के साथ हर बात पर डिस्कस करता था और उनसे तजावीज़ भी लेता था। ये अलग बात थी कि रेड हॉक का हर फैसला हतमी और नाकाबिल तरमीम होता था। कस्बा और उसमें जाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है डॉक्टर? तीसरे नौजवान ने कहा, जिसका नाम ह्यूमर था। हाँ, कस्बा और उसमें जाने के लिए हमें ख़ास हिकमत अमली अपनाना होगी। खालिद बिन यूसुफ बहुत चालाक है, वो पहाड़ियों में छुपा रहता है और इन्हीं पहाड़ियों के क्रैक्स और दूसरे रास्तों से इसराइल आता जाता रहता है। इससे पहले कि इमरान के साथियों को लेकर इसराइल में दाखिल हो, हम कस्बा और उस पर हमला करके इन सबको हलाक कर देंगे, चाहे उसके लिए हमें पूरे कस्बे को मिसाइलों से ही क्यों ना उड़ाना पड़े। इसके बाद हम इस कस्बे में दाखिल होंगे और फिर हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। रेड हॉक ने कहा, डॉक्टर इस दौरान अगर इमरान की टीम कस्बा और से निकल गई तो फिर? चौथे शख्स डॉग्राम ने कहा, मुझे इस बात का अंदाजा था कि अगर इमरान के साथ ही सेरा डॉल में पहुंच गए तो यकीनन कस्बा और की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मैंने चंद एजेंसियों की ड्यूटी कस्बा ओर्स के इर्द गिर्द के इलाकों में भी लगा रखी है, जो कस्बा ओर्स में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। अगर इमरान के साथियों ने कस्बे से निकलने की कोशिश की तो इनकी खबर मुझे मिल जाएगी और पहले हम इनके खिलाफ काम करेंगे। खालिद बिन यूसुफ से बाद में भी निपटा जा सकता है। रेड हॉक ने कहा, क्या इन एजेंसियों में से किसी एजेंसी की ड्यूटी इस सहरा में है जहाँ से इमरान के साथी कस्बा ओर्स जा रहे हैं? डोग्राम ने कहा, इस तरफ कमांडर होडोस और इसके साथियों का होल्ड है। मेरा ख्याल है कि वो सब इन्हें आसानी से संभाल लेंगे, मगर ऐसा कैसे होगा? इमरान के साथियों के पास तबाहकुन असला, जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ हमारे 2 जंगी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं बल्कि हमारी 9 कीमती सबमरीन्स और 200 अफराद को भी ख़त्म कर दिया और एक सबमरीन पर कब्जा भी कर लिया है। रेड हॉक ने कहा, डॉक्टर क्या हम कस्बा और जाने की तैयारी करें? उनके सवाल जवाब ख़त्म हुए तो ग्लोशिया ने रेड हॉक से मुखातिब होकर कहा, हाँ तुम तैयारी करो, जब तक मैं इनके बारे में रिपोर्ट लूँगा। रेड हॉक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही उसके सभी साथी भी उठ बैठ गए थे। खालिद बिन यूसुफ का ताल्लुक तहरीक आज़ादी की एक बड़ी तंजीम से था। उसने फ़लस्तीनियों से मिलकर इसराइल में आज़ादी के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद की थी। वो एक ज़हीन इंसान था जिसने अपने बलबूते पर अपनी तालीम हासिल की थी, जो सरहदी कस्बा ओर्स का रहने वाला था। वो फ़लस्तीनियों के साथ आज़ादी की हर तहरीक पे पेश रहता था, जिसकी वजह से वो न सिर्फ फ़लस्तीनियों में बेपनाह मकबूल था जबकि इसराइलियों को वो बुरी तरह से खटकने लगा था। खालिद बिन यूसुफ ख़ास तौर पर इन यहूदियों के खिलाफ काम करता था जो बेजा फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते थे और इनके कस्बों और गाँव पर तसल्लुत जमाते थे। इसके पास बेपनाह असला था जिससे वो यहूदियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा सकता था। कस्बा ओर्स का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल था,
جہاں بے شمار قدرتی غاریں اور کریک تھے۔ خالد بن یوسف نے ان غاروں اور کریکس میں اضافہ کرتے ہوئے بے شمار ایسی جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ آسانی سے چھپ سکتا تھا اور کوئی اسے آسانی سے تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل آج تک اسے تلاش نہیں کر سکے تھے۔ خالد بن یوسف نے ایک پہاڑی غار سے ایک سرنگ بنا لی تھی جہاں سے وہ چھپ کر آسانی سے اسرائیل آ جا سکتے تھے۔ اس خفیہ سرنگ سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو کر انہیں زبردست نقصان پہنچا رہا تھا، اور اگر کوئی ایجنسی فورس قصبہ اورس میں آ جاتے تو خالد بن یوسف ان سب کو ہلاک کر دیتا تھا اور ان کا ضبط قبضے میں لے لیتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ایجنسی میں اب ہمت نہیں تھی کہ قصبہ اورس میں داخل ہو سکے۔ خالد بن یوسف نے انہیں واضح دھمکی دے رکھی تھی کہ جب بھی اس کے قصبے میں یہودی آئے گا وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ بیشمار ایجنسیوں کو ہلاک کر کے اس نے اسے بیشمار طاقتور میزائل بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ ان میزائلوں کو داغ دے تو اسے سینکڑوں کلومیٹر کے دائرے میں خوفناک تباہی پھیل جائے گی، لاکھوں یہودی مارے جائیں گے اور ان کے کروڑوں کی جائیداد چند لمحوں میں جل کر راکھ بن کر ڈھیر ہو جائے گی۔ اسرائیل خالد بن یوسف کے پاس اگر اپنے میزائلوں سے بھی خوفزدہ تھے، اس لیے وہ خاص طور پر قصبہ اورس کی طرف جانے سے گریز کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بے شمار ایجنسیاں متحرک تھیں جن کا ٹارگٹ خالد بن یوسف ہی تھا، لیکن خالد بن یوسف کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ جب عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ قصبہ اورس کی سرحد پر پہنچا تو خالد بن یوسف اسے خود ریسیو کرنے کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ عمران نے راستے میں خالد بن یوسف کو ٹرانسمیٹر کال کر کے اسے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ خالد بن یوسف چھڑے جسم کا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی جو اس کی ذہانت کی خواص تھی۔ خالد بن یوسف نے عمران اس کے ساتھیوں کو ہاتھ لیا اور قصبے میں آ گیا اور اس نے ان کی رہائش کے لیے ایک بڑی عمارت خالی کرا لی تھی۔ عمران نے سینٹ مرین اس کے حوالے کر دی جس سے خالد بن یوسف بے حد خوش ہوا تھا۔ اس وقت عمران اور اس کے ساتھی اس عمارت کے ایک کمرے میں تھے اور عمران ان سب سے خالد بن یوسف کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ تمہاری خالد بن یوسف سے ملاقات کب اور کن حالات میں ہوئی تھی؟ جولے نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ کافی عرصے سے یہاں موجود ہے۔ ایک دو مرتبہ جب میں اسرائیل میں مشنز مکمل کرنے آیا تھا تو اس سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے میرے مشنز میں کامیابی کے لیے میری بہت مدد کی تھی۔ پھر جب ہم نے اسرائیل میں معرکے سر کیے تو اس سے خالد بن یوسف کے دل میں میرے لیے اور تم سب کے لیے بے پناہ احترام اور عزت پیدا ہو گئی۔ عمران نے کہا، آپ کے کہنے کے مطابق اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کئی ایسی ایجنسیاں اسرائیل موجود ہیں جو خالد بن یوسف کو ہٹ کرنے کے لیے ٹریپ لگائے ہوئے ہیں۔ صدر نے کہا، یہ تو ہے۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، ایسے صورت میں خالد بن یوسف اور اس کے ساتھیوں کو کہیں جانا ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا، خالد بن یوسف نہ صرف ذہین انسان ہے بلکہ وہ بہترین حکمت عملی کے ساتھ ذہین ایجنٹ بھی ہے۔ آزادی کی تحریکوں میں شامل ہونے کے ساتھ وہ خصوصی میک اپ کر کے یہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اس نے بے شمار زمین دوز راستے بنا رکھے ہیں۔ عمران نے کہا، اور یہ زمین دوز راستے کہاں جاتے ہوں گے؟ کیا ان کے بارے میں اسرائیل ایجنسیوں کو کوئی علم نہیں ہے؟ صالح نے پوچھا۔ خالد بن یوسف پیر بچا کر کام کرتا ہے۔ اس نے یہاں خفیہ سرنگیں بنا رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں وہ اس کے ساتھی بااعتماد ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، عمران نے کہا، اور اس نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیے۔ تب ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ اگر خالد بن یوسف کے پاس خفیہ راستے ہیں تو ان سے کہو کہ وہ ہمیں اسرائیل پہنچا دے۔ تنوین نے کہا، میں نے خالد بن یوسف کو چند معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے چند خاص ساتھی اسرائیل میں اعلیٰ پوسٹوں پر ہیں اور ان سے رابطہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہمیں حتمی اطلاعات ملیں گی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیسی معلومات؟ صدر نے پوچھا۔ ان معلومات کا تعلق ہمارے مشن سے ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں یہاں ایک ساتھ 3 مشن مکمل کرنے ہیں۔ ہمارا ایک مشن یہودی لابی کی بڑی تنظیم بلیک ڈک کے خاتمے کا ہے جس کے لیے ہمیں ان 4 سربراہوں کو ہلاک کرنا ہے جنہوں نے اسرائیل پر پرائم منسٹر کے ساتھ پاک ایشیا کی تباہی کی سازش تیار کی تھی۔ دوسرے مشن کے طور پر ہمیں SF میزائل اور اس کے موجد ڈاکٹر گولڈسٹون کو ختم کرنا ہے، اور ہمارا تیسرا مشن پرائم منسٹر کو سبق سکھانا ہے۔ عمران نے کہا، ان تینوں مشنز پر کیا ہم ایک ساتھ کام کریں گے؟ کراس نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں یہاں فرسٹ مشن کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ ہم الگ الگ اور گروپس کے طور پر کام کریں گے۔ ایک ساتھ کام کرنے سے یہی بہتر ہے کہ ہم آپس میں گروپ بنا لیں اور ایک ایک ٹاسک اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس طرح ریڈ ہاک اور اسرائیل سرکاری ایجنسیوں کی توجہ بھی 3 طرف مبذول ہوگی اور وہ ہمارے خلاف پوری طاقت استعمال نہیں کر سکیں گے، اور ہم اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشن مکمل کریں گے۔ عمران نے کہا، اس کے لیے تو ہمیں 3 گروپ بنانے ہوں گے۔ ایک گروپ بلیک ڈک کے خلاف کام کرے گا، ایک پرائم منسٹر کے خلاف، اور تیسرے گروپ کا مقصد ایسا میزائل کی تباہی کے ساتھ ساتھ اس کے موجد کی ہلاکت ہوگا۔ صدر نے کہا، ہاں، گروپ بندی سے ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہمیں ایک دوسرے سے الگ رہ کر اپنی اپنی بہتر کارکردگی دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ تنوین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اپنے مشنز مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ریڈ ہاک اور اس کی ایجنسیوں سے بھی بچنا ہے۔ بظاہر تو ہم الگ رہ کر کام کریں گے مگر ہمارا ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رہے گا اور ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے سے مشورے بھی لے سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ مناسب رہے گا۔ کراس جی نے کہا، اب یہ بتاؤ ہمارے گروپ کن کن افراد پر مشتمل ہوں گے اور کون سا گروپ کس مشن پر کام کرے گا؟ جولے نے کہا، تم ڈپٹی چیف
चीफ, वो अपनी मर्जी से ग्रुप बना लो और इस बात का भी फैसला कर लो कि किस ग्रुप को क्या करना है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो फैसला करूंगा वो तुम्हें कबूल होगा। चोले ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जाहिर बात है पहली बार मुझे ये 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहना पड़ेगा। इमरान ने कहा तो वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। पटरी बदलने की कोशिश मत करो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ, जोले ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। वही तो बता रहा हूँ, दूल्हे को कबूल है पहले कहना पड़ता है, दुल्हन की बारी बाद में आती है। यकीन नहीं आता तो तनवीर से पूछ लो। क्यों तनवीर? इमरान ने कहा तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। मुझे नहीं मालूम, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। इससे पहले कि मजीद बात करते कमरे में खालिद बिन यूसुफ आ गए। इसे देखकर वो सब खामोश हो गए। उसके चेहरे पर जोश के तासुरात थे। बड़े खुश मालूम हो रहे हो, क्या कोई खजाना मिल गया है? इमरान ने इसे गौर से देखते हुए कहा। खजाना नहीं, खजाने। मैंने आपके लिए बड़े बड़े खजाने तलाश कर लिए हैं, खालिद बिन यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड। क्या वो खजाने इतने बड़े हैं कि हम सब ज्यादा नहीं तो एक एक शादी कर सकें? इमरान ने कहा तो इन सब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं ये खजानों की बात नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपके तीनों काम कर लिए हैं, खालिद बिन यूसुफ ने कहा। शादी में भी 3 काम ही होते हैं, मंगनी, निकाह और फिर वलीमा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक टिक के 4 सरबराह, जिनके नाम सर डोगान, सर गोस्टर, सर जॉन और सर टमोथी हैं, और इन चारों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। वो चारों मुख्तलिफ मेकअप और मुख्तलिफ नामों से अलग अलग रहते हैं। सर डोगान कोइन रोड के कमर्शियल प्लाजा के ऊपर एक लग्जरी फ्लैट में रहता है। सर गोस्टर इलाका वॉर्सल के एक गांव एकान में मुंतकिल हो गया है, जबकि सर चांद चूंकि बीमार है, इसे तल अबीब के सबसे बड़ी मिलिट्री अस्पताल के स्पेशल रूम में पहुंचा दिया गया है, और समोटी एक एटमी आबदों से मौजूद है, खालिद बिन यूसुफ ने कहा। और फिर इसने इन चारों के बारे में इमरान को दूसरी तफसीलात बताना शुरू कर दी कि लग्जरी फ्लैट का नंबर कौन सा है, सर गोस्टर वॉर्सल गांव में कहाँ है, और सर चांद को मिलिट्री अस्पताल में कहाँ रखा गया है। इसके अलावा सर टमोटी एटमी आबदोस में समुद्र के किसी हिस्से में मौजूद है। गुड, ये सारी मालूमात तुमने कहाँ से ली है? इमरान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। सीधी सी बात है, मैंने इसराइल में अपने मुखबर छोड़ रखे हैं। इन मालूमात के लिए कुछ उनसे पूछा था और कुछ मालूमात के लिए मुझे कतई रकम खर्च करना पड़ी है। यहाँ यहूदियों के खिलाफ मालूमात जमा करने वाली एजेंसियों से बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं, खालिद बिन यूसुफ ने कहा। इन एजेंसियों के बारे में मालूमात, उनके फ़ोन नंबर और एड्रेस मुझे भी दे दो, ताकि वक्त ज़रूरत पर भी मैं इनसे काम ले सकूं, इमरान ने कहा। ज़रूर, मैं आपको उनकी मुकम्मल लिस्ट दे दूंगा, खालिद बिन यूसुफ ने कहा। ऐसा मिसाइल और इसके मौजद के बारे में क्या मालूम किया है तुमने? इमरान ने पूछा। डॉक्टर गोस्टर अपनी इजाद करदा मिसाइल के साथ ब्लू हाउस में है। ब्लू हाउस के नीचे उन्हें अपनी तजर्बाती गाह बना रखी है और वो वहीं रहता है, खालिद बिन यूसुफ ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ब्लू हाउस? इमरान ने पूछा। तल अबीब की शुमारी पहाड़ी पर अरकाला नामी पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक सुरमई रंग की पहाड़ी है। इस पहाड़ी के अंदर ब्लू हाउस है। वो पहाड़ी मसनूई है, इसे इस अंदाज में बनाया गया है कि दूसरी पहाड़ी के साथ वो भी देखने में असली नजर आती है। डॉक्टर गोल्स्टन ने इस पहाड़ी और ब्लू हाउस की हिफाजत का खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखा है। इर्द गिर्द की पहाड़ियों और वादी में इसराइल आर्मी का कंट्रोल है। वहाँ एक बेस कैंप भी है और जंगी हवाई अड्डा भी, जहाँ गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ फाइटर जहाज भी परवाज के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके अलावा वहाँ ऐसे रॉडर सिस्टम भी लगाए गए हैं जिनसे ब्लू हाउस की तरफ रैंक कर जाने वाली चोटी भी आसानी से उनकी नजरों में आ जाती है। बेस कैंप में मिसाइल लॉन्चर, एटमी मिसाइल और त्यारा शकन तोपें भी नस्ब है। इन अतराफ में आम परवाजों को भी जाने नहीं दिया जाता। वैसे भी डॉक्टर कोस्टर ने पहाड़ में ब्लू हाउस को जिस तरह कैमोफ्लेज कर रखा है, वहाँ तक किसी का पहुँचना मुमकिन ही नहीं। इस पहाड़ी के गिर्द हाइकिम 3 रेस का हिसार है, इसलिए अगर इस पहाड़ी पर एटम बम भी गिरा दिया जाए तब भी इस पहाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, खालिद बिन यूसुफ ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। बहुत सख्त इंतजाम कर रखा है इन्होंने, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ ये तो है, खालिद बिन यूसुफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में? इमरान ने पूछा। वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, उसने अभी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है। इसराइल सदर को भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूदा किसी साइंसी मरहलों से गुजर कर जाना पड़ता है, खालिद बिन यूसुफ ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान पुरख्याल अंदाज में सर हिला दिया। इमरान साहिब, क्या आप प्राइम मिनिस्टर को भी हलाक करना चाहते हैं? क्रॉस्टी ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। होना तो यही चाहिए, मगर इसे हलाक करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये यहूदियों का मुल्क है, एक यहूदी प्राइम मिनिस्टर मारा जाएगा तो इसकी जगह आने वाला नया प्राइम मिनिस्टर भी यहूदी ही होगा, और बड़ी मुसलमानों की भलाई चाहे ये तो मुमकिन ही नहीं है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ आप क्या करेंगे? क्रॉस्टी ने पूछा। इसका फैसला वक्त और हालात करेंगे, पहले हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुँच जाए, इमरान ने कहा। इस हिस्से में आपको मेरी जो भी और जहाँ भी ज़रूरत होगी आपके साथ होगा, इमरान साहिब, खालिद बिन यूसुफ ने कहा। फिलहाल तो तुम मुझे इसराइल का एक जामिया नक्शा ला दो, मैं इन तमाम स्पॉट्स को मार्क करना चाहता हूँ जो हमारे हदफ में है, इमरान ने कहा।
ओके, मैं नक्शा ला देता हूँ, गालिब बिन यूसुफ ने कहा और उठ खड़ा हुआ। हमें बैक वक्त 6 टारगेट्स पर काम करना है। हमारे 4 टारगेट्स ब्लैक डिक के 4 सरबराह हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर हैं। 5वां टारगेट ऐसा मिसाइल और उसका मौजूद है और हमारा 6वां टारगेट प्राइम मिनिस्टर है। उसका फैसला अब तुम करो कि हमारे कितने ग्रुप्स बनेंगे और इनके टारगेट्स क्या होंगे। जोला ने कहा, ग्रुप बनाने की हामी तुम भर चुकी हो, टारगेट्स भी तुम चूज कर लो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, हम 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप मेरा होगा जिसमें मैं, क्रॉस्टी और सालिया होंगी। दूसरा ग्रुप सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर, रेड ईगल, नोमानी, खावर, चौहान और सिद्दीकी का होगा। जोले ने कहा, अरे तुमने ग्रुप भी बना ली और अपने साथियों की तादाद भी पूरी कर ली। इन ग्रुप्स में मैं कहाँ हूँ? इमरान ने चुनकर कहा। ग्रुप बनाने पर उसके साथी भी हैरानी से जोला की तरफ देख रहे थे। तुम हमसे अलग रहकर काम करोगे? जोला ने साफ जवाब देते हुए कहा, अलग क्या मतलब? इमरान ने चुनकर कहा, हाँ, मेरा ग्रुप ऐसे मिसाइल को तबाह करेगा और डॉक्टर गोस्टन को हलाक करेगा। दूसरे ग्रुप में जो अफराद हैं ये ब्लैक टिक के सरबराहों को हलाक करेंगे। इसके लिए ये सब अपनी अपनी मर्जी और पसंद का तरीका इख्तियार कर सकते हैं। रहे तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने की होगी। तुम इसे क्या सबक सिखाना चाहते हो ये तुम जानते हो। इसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो करना है तुमने करना है। जोले ने तफसील बताते हुए कहा, अरे बाप रे, इतना बड़ा और मुश्किल टारगेट तुमने मुझे दे दिया है। ये तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। इमरान ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, कोई नाइंसाफी नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मुझे इख्तियार दे रहे हो तो इसे मानना भी तुम्हारा फर्ज होगा। अब इनकार नहीं कर सकते तुम। जोले ने सख्त लहजे में कहा, इनकार? मगर मैं अकेला? अरे किसी एक को तो मेरे साथ कर दो। मैं कमजोर और नातवा इंसान हूँ। इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर का बोझ मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, मैंने जो फैसला करना था कर लिया, माना ना माना तुम पर मुनहसिर है। जोलिया ने कहा, लेकिन मिस जोलिया, कि आप तीनों इतने बड़े टारगेट्स को हिट कर लेंगी? तनवीर ने कहा, हाँ, मुझे खुद पर, क्रॉस्टी पर, साले पर भरोसा है। जोले ने स्पॉटलाइट से में कहा। मगर तनवीर ने कुछ कहना चाहा। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बोले, इमरान, तुम्हें मेरा फैसला कबूल है या नहीं? जोले ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें दूसरे फैसले के लिए मैं एक बार तो क्या 3 बार कबूल है कह सकता हूँ। मगर इमरान ने मसमसी सूरत बनाते हुए कहा, दूसरे फैसले से तुम्हारी क्या मुराद है? जोले ने चुंक कर कहा, बताया तो था, 3 बार कबूल है, कहाँ, कब और किस हालात में कहा जाता है। इमरान ने घबराते हुए कहा तो वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जोला ने मुंह बनाकर कहा, चलो इस बहाने कोई स्कोप तो बना। इमरान ने कहा तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? जोले ने सच झटकते हुए कहा, तुम्हारे फैसले के सामने सरखम करने के सिवा और कोई चारा है तो बता दो। इमरान ने कहा तो उसका जवाब सुनकर जोलिया भी हंस पड़ी। गुड, ये फैसला तो हो गया। इमरान और मेरे ग्रुप के टारगेट सामने आ चुके हैं। अब तुम सब फैसला कर लो कि तुम्हारे ग्रुप के कौन से मेंबर ब्लैक डिक के किस किस सरबराह पर अटैक करेंगे। जोलिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसके लिए हमें भी अपने ग्रुप्स बनाने होंगे ताकि हम अलग अलग अपने टारगेट सेट कर सकें। सफदर ने कहा, ठीक है इमरान, नक्शा देखकर हमें हमारे टारगेट्स का लेआउट बता दो ताकि हम अपने मिशंस का आगाज कर दें। जोलिया ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के 5वें हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले